नमस्कार दोस्तों, जीके जी डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज मेरा सेट प्रैक्टिस का 61 नंबर का क्लास है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह पादप जिसमें बीज फलों के अंदर होते हैं, उस पादप का नाम क्या है जिसमें बीज जो होते हैं वो फल के अंदर होते हैं? क्या एंजियोस्पर्म या टेरिडोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म या ब्रायोफाइट्स? वह पादप जिसमें बीज जो है क्या है तो फलों के अंदर होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी। आवृत बीजी। एंजियोस्पर्म यानी कि क्या? तो आवृत बीजी कहा जाता है। इसकी बात करें तो ये क्या करता है? तो फूल को उत्पन्न करता है। फूल को उत्पन्न करता है और इसके जो बीज होते हैं वही फल का रूप ले लेता है। इसके बीज क्या होते हैं? तो फल का रूप ले लेता है। ठीक है। और इसकी बात कर ले तो क्या? तो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस होता है। कौन सा? तो यूकेलिप्टस होता है। सबसे छोटा कौन होता है? तो सबसे छोटा की बात कर ले तो लेमना होता है। कौन? तो लेमना। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म कौन होता है? तो यूकेलिप्टस होता है। यूकेलिप्टस होता है। और सबसे छोटा की बात कर ले, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा होता है? तो लेमना होता है। कौन? लेमना होता है। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो जो है वो जी की जीएस डिस्कशन ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल होगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, तभी जो है आप लोग वहां से पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक क्या है? क्या? ग्राम, न्यूटन, पार्सेक या डाइन? भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो न्यूटन। पार्सेक किसका है? तो दूरी का है। बल डाइन किसका है? तो बल का है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कोई स्थिर बल जब किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए कार्य कर रहा है, जो वेग का मान 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर घंटा कर देता है, तो बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसका नॉमरिकल है, तो एफ बराबर डेल्टा टी बाई टी होता है। ठीक है। चलिए और ऊपर लिखते हैं, क्योंकि सबका कहना था थोड़ा ऊपर लिख। इसको हम जो है वो P2 माइनस P1 यानी कि जितना बढ़ा है 18 से 36 हुआ है, तो P2 कौन है? तो P2 जो है वो 36 है। P1 कौन है? तो ये P1 18 है। तो दोनों को घटा करके यानी कि जो कार्य क्या है उसको निकालना है। अब आई टी, तो P2 को यहाँ क्या है? तो किलोमीटर किलोमीटर में दिया हुआ, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, लेकिन हमको निकालना है किसमें है? तो मीटर प्रति सेकेंड में। तो 18 P2 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड। और P1 जो है निकालेंगे तो सॉरी P2 कितना है? तो P2 जो है वो 36 है और P1 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसको हम मीटर पर सेकंड में करते हैं तो 5 मीटर पर सेकंड, और ये मीटर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कैसे बदल गया, तो इसके लिए जो है वो हम मैथ वगैरह भी कल से लेके आएंगे। ठीक है। तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, देखिएगा। चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मान रखना है P2 माइनस P1। P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 10 और माइनस 5। अब आई टी यानी 100 सेकेंड में। तो 5/100, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.05 न्यूटन। 0.05 न्यूटन। ठीक है। चलिए, अगला है कि बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? क्या 1 पे पावर माइनस 10 mm या 455 पर पावर माइनस 390 Nm या 230 पर पावर माइनस 310 PM या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जो 455 पर पावर माइनस 390
एन एम हो जाएगा। बैगनी रंग की बात कर ले, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तरंग दैर्घ्य कम होता है, जबकि लाल का क्या होता है? तो लाल का सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम इसका होता है। अगला है कि ताप बढ़ने से ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ताप को बढ़ाएंगे तो ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या घटेगा, बढ़ेगा या समान रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? जब ताप को बढ़ाएंगे तो ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप को बढ़ाने से ध्वनि की गति जो होती है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बढ़ जाती है। अगर ताप जो है वो किसी माध्यम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से, अगर ताप जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? तो गति जो होगा यानी कि ध्वनि की जो चाल होगी वो 0.61 मीटर प्रति सेकंड से क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। 0.61 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि आसमान का नीला रंग होने का क्या कारण है? आसमान का नीला रंग क्या किसके कारण? प्रकाश के विक्षेपण, प्रकाश प्रकीर्णन, प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन, किसके कारण होता है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है वो इसका क्या होता है? तो आकाश का रंग नीला होता है। इसकी बात कर ले तो इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो कम होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका क्या होता है? तो वायुमंडल में धूल कण जितने भी होते हैं तो तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण क्या करते हैं? उसे बिखेर देते हैं। तो जो जितना ज्यादा रंग बिखरेगा वो उसी कलर का दिखेगा, इसलिए जो है वो ये क्या दिखाई देता है? तो ये नीला दिखाई देता है। अगला है कि वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है क्या कहलाती है? वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है वो क्या कहलाती है? क्या ऑक्सीकरण, अपचयन, संक्षारण या रेडॉक्स प्रक्रिया? तो वह क्या कहलाती है? तो उसको जो है वो जो एनोड पर होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है, और जो कैथोड पर होती है वो क्या कहलाती है? कैथोड पर जो होती है वो अपचयन कहलाती है। क्या? तो अपचयन, अपचयन जो होता है वो ऐसा अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? तो ऑक्सीजन निकलती है और हाइड्रोजन को संयोग किया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का संयोग किया जाता है, उसे हम अपचयन कहते हैं। ठीक है, एनोड की बात कर ले तो एनोड क्या होता है? तो ये एनोड जो होता है बिजली का धनात्मक छोर होता है। बिजली के दो छोर होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। का कैथोड क्या होता है? तो कैथोड की बात कर ले तो ये ऋणात्मक होता है। अगला है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है क्या कहलाती है? यानी कि यह किसके नियम को फॉलो कर रही है? ये नियम, ये बातें, डाल्टन का नियम या एवोगाड्रो का नियम या चार्ल्स का नियम या बॉयल का नियम? तो ये किसके नियम को फॉलो कर रही है? तो ये एवोगाड्रो के नियम, एवोगाड्रो का नियम। अगला है कि बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? क्या सोडियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है या कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर कैल्शियम ऑक्साइड है? तो बिना बुझा हुआ चूना का नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या कहा जाता था? क्विक लाइम, क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है, क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर ले तो इसको चूना पत्थर कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? तो चूना पत्थर, चूना पत्थर के नाम से जाना जाता है। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक के नाम से जाना जाता है, साधारण नमक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल के गति को, जल के गति को परम कारण, जल के गति का परम कारण क्या है? क्या परासरण है या बाष्पोत्सर्जन है या अंतःशोषण है या प्रकाश संश्लेषण है? इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है अच्छे से समझिए कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है? तो कोई भी वस्तु को जो पृथ्वी नीचे की ओर खींचती है, लेकिन इसके विरुद्ध नीचे की ओर खींचेगी तो उसके विरुद्ध क्या होगा? तो कोई चीज ऊपर की ओर खींचना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाष्पो उत्सर्जन। बाष्पो उत्सर्जन में क्या देखते हैं? तो ये जो होता है वो कपड़ा उपड़ा सुखाते हैं, यानी पानी को ऊपर खींच लेती है प्रकाश। तो ये क्या हो गया? तो इसका उल्टा हो गया। किसका? तो गुरुत्वाकर्षण का उल्टा। इसमें क्या होता है? तो एक पेड़ में, पेड़ पौधे में क्या होता है? पत्तियों में छोटा छोटा रंध्र होता है, यानी कि छोटा छोटा छिद्र होता है,
जो कि आँख से नहीं दिखेगा, इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, ठीक है। उसके माध्यम से क्या होता है, तो पत्तियाँ जो होता है बाष्पोत्सर्जन करती है। क्या करती है, तो बाष्पोत्सर्जन करती है। तो इसलिए जो है वो किसका, तो गुरुत्वाकर्षण का विरोध कौन हो गया, तो ये गुरुत्वाकर्षण में नीचे की ओर आता है और इसमें बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, तो ऊपर की ओर क्रिया होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कार्बोरेंडम क्या है। कार्बोरेंडम क्या है, क्या बोरोन और कार्बाइड है, टंगस्टन कार्बाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है या जिंक कार्बाइड है। कार्बोरेंडम क्या है, तो कार्बोरेंडम की बात कर लेते हैं, क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड। क्या, सिलिकॉन कार्बाइड। इसको SiC से डिनोट किया जाता है, SiC से डिनोट किया जाता है। ये जो होता है सिलिकॉन और कार्बन का यौगिक होता है। सिलिकॉन और कार्बन का क्या होता है, मिलकर के यौगिक होता है। अगला है कि अत्यधिक किण्वन से क्या समझते हैं। अत्यधिक किण्वन से क्या समझते हैं। किण्वन क्या होती है, तो किण्वन एक सड़न की प्रक्रिया होती है। किण्वन क्या होती है, तो किण्वन जो है एक सड़न की प्रक्रिया होती है। तो क्या होती है, तो यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की एक पद्धति है। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि किण्वन की प्रक्रिया में कौन सी गैस जो होता है उत्सर्जित होती है, तो कौन होती है, तो ये हाइड्रोजन गैस क्या होती है, तो हाइड्रोजन उत्सर्जित होती है, ठीक है। चलिए इसके तहत जो होता है किण्वन की बात कर ले, तो किण्वन के तहत क्या होता है, तो किण्वन प्रक्रिया के तहत जो होता है शराब वगैरह बनता है, शराब बनता है। उसमें क्या होता है, तो फल को जो होता है वो सड़ा करके यानी कि उसको किण्वन कर करके क्या करता है, तो शराब का निर्माण करता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन भाग नहीं लेता। अगला है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, क्या तिलहन से या सब्जी से या दूध उत्पादन से या मछली उत्पादन से। तो नीली क्रांति की बात कर ले तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये मछली उत्पादन से, मछली उत्पादन से। तिलहन की बात कर ले तो ये तिलहन जो होता है वो पीली क्रांति से, पीली क्रांति से संबंधित होता है। और दुग्ध उत्पादन किससे, तो दुग्ध उत्पादन जो होता है वो श्वेत क्रांति से, किससे, श्वेत क्रांति से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, क्या ओलेरीकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर या फ्लोरोलॉजी। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, किसका, तो फलों का अध्ययन किया जाता है। ओलेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ओलेरीकल्चर की बात कर ले तो इसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोशिकीय पूर्ण संतता, कोशिकीय पूर्ण संतता की अवधारणा प्रस्तुत किसने किया था। क्या कोलिकर ने, स्क्रूब ने, हाइबरलैंड ने या बिल्किंस ने। तो किसने किया था, हाइबरलैंड ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दांतों के उचित निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है। दांतों के उचित निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है, क्या लोहा या क्लोरीन या फिर कॉपर या आयोडीन। लोहा, ये दांतों के उचित निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है, तो इसके लिए जो होता है वो आयरन यानी कि लोहा और विटामिन दोनों ज्यादा मात्रा में होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। लोहा यानी आयरन। ये क्या करता है, तो ये दांत को मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है, दांत को मजबूती प्रदान करता है। और विटामिन क्या करते हैं, तो विटामिन जो होता है, विटामिन दांत तथा मसूड़े को, दांत तथा मसूड़े को सुरक्षित रखते हैं उसे, ठीक है, सुरक्षित रखते हैं। विटामिन में भी कौन सा विटामिन, तो विटामिन में जो होता है वो विटामिन डी। कौन सा, तो विटामिन डी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला है कि हड्डी उदाहरण है, हड्डी किसका उदाहरण है।
तो हड्डी जो है वो क्या पेशीय ऊतक का है, संयोजी ऊतक का है, एपिथेलियम ऊतक का है, तंत्रिका ऊतक का है। हड्डी किसका उदाहरण है? तो हड्डी जो है वो किसका, तो संयोजी ऊतक का बना होता है। ऊतक किसे कहते हैं? तो एक टाइप के कोशिका से जो मिलकर बने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो ऊतक कहते हैं। और ऊतक मिल करके क्या बनता है? तो अंग 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 जो है मिल करके अंग तंत्र बनते हैं, जिस प्रकार से क्या होता है? तो मानव अंग बन करके तैयार हो जाता है। तो हड्डी किसका उदाहरण है? तो संयोजी ऊतक का। किसका? संयोजी ऊतक का। हड्डी की बात कर ले, हड्डी कहिए या फिर अस्थि कहिए, ये जो होता है वो कैल्शियम हड्डी जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, ठीक है। चलिए, और ये तंत्रिका ऊतक के द्वारा क्या बना होता है? तो तंत्रिका ऊतक के द्वारा तंत्रिका तंत्र बना होता है। किसका? तो तंत्रिका तंत्र बना होता है। एपिथेलियम ऊतक के द्वारा क्या होता है? तो ये त्वचा बनाता है। क्या? तो त्वचा निर्माण करता है। त्वचा निर्माण एपिथेलियम ऊतक के द्वारा होता है। पेशीय ऊतक की बात कर ले, तो पेशीय ऊतक क्या करता है? तो मांसपेशी यानी मसल्स का, मांसपेशी का निर्माण करता है। संयोजी ऊतक क्या करता है? तो शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ जोड़ करके क्या करता है? तो पूरे बॉडी का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए, अगला है कि पराबैंगनी विकिरण के हानिकारक प्रभाव से क्या होता है? पराबैंगनी विकिरण के हानिकारक प्रभाव से क्या होता है? क्या मलेरिया, एड्स, कैंसर या फिर टिटेनस? तो सूर्य से जो किरणें आती है उसे हम क्या कहते हैं? तो पराबैंगनी किरण कहते हैं। तो वो जो किरणें आती है उससे क्या होता है? तो त्वचा कैंसर हो जाता है। क्या? तो त्वचा कैंसर हो जाता है, ठीक है। अगला है कि ब्रायोफाइटा पादप समानता पाया जाता है। ब्रायोफाइटा पादप समानता कहाँ पाया जाता है? क्या शुष्क आवास में, या जलीय आवास में, या नम एवं छायादार आवास में, या लवणीय आवास में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ब्रायोफाइटा जो होता है वो नम एवं छायादार आवास में पाया जाता है। इसकी बात कर ले तो ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर उभयचर कहा जाता है। उभयचर किसे कहा जाता है? तो उभयचर जो होता है वो जल और थल, जो जीव जल और थल दोनों में रहता है उसको हम उभयचर कहते हैं। तो ये ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर की उपाधि दी गई है, क्योंकि जल और थल दोनों में रहता है। अगला है कि एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूरी तक जो उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9.8 जूल। 9.8 जूल। अगला है कि एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु कौन सा होता है? एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु कौन सा होता है? क्या मृदु लोहा, या तांबा, या रेडियो धातु, या स्टील? एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए कौन सा होता है? तो इसकी बात कर ले तो ये जो होता है वो स्टील। स्टील जो होता है वो अस्थायी चुंबक। और अस्थायी चुंबक जो होता है, अस्थायी चुंबक नरम धातु या फिर कहीं कहीं नरम लोहा भी दिया हुआ रहता है। तो अस्थायी चुंबक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नरम धातु का यूज किया जाता है। अस्थायी चुंबक की बात कर ले तो ये वैसा चुंबक जो क्या होता है? तो विद्युत धारा के जो यानी कि विद्युत धारा जो है हम किसी भी तार में जो होता है वहाँ पे क्या होता है? तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब जाके वहाँ जो होता है वो अस्थायी चुंबक जो क्या होता है? तो वहाँ अस्थायी चुंबक बनता है, ठीक है। अगला है कि उष्मा के बढ़ने से ताप में वृद्धि होती है, या घटता है, या घट के बढ़ता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है। तो उष्मा के बढ़ने से क्या होता है? तो जब उष्मा को बढ़ाएंगे तो ताप क्या होगा? तो बढ़ेगा। ज्यादा उष्मा देंगे तो ज्यादा ताप बढ़ेगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो छूटने वाला नहीं है, ठीक है। अगला है कि वास्तविक वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? वास्तविक वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो कौन बनाता है? क्या समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस? तो ये
वास्तविक वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाएगा? तो ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगला है कि वैद्युत धारा को उत्पन्न के लिए युक्ति है, यानी कि वैद्युत धारा को उत्पन्न करने वाली युक्ति यानी कि उपकरण जो है वो कौन सा है? क्या जनरेटर है, मोटर है, गैल्वेनोमीटर है या अमीटर है? तो इसकी बात कर ले तो क्या हो जाएगा? तो ये जनरेटर। जनरेटर जो है वैद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है। अगला है कि निम्न में संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादन के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पास्चुरीकरण यानी पास्चुराइजेशन। एक ऐसी विधि होती है जिसमें किसी द्रव यानी लिक्विड को क्या करता है, तो पहले ज्यादा गर्म किया जाता है, उसके बाद एकाएक ठंडा कर लिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, तो जीवाणु निष्क्रिय हो जाती है, यानी कि जीवाणु उसमें है भी तो कोई काम का नहीं है। चीजों को जो यानी वस्तु को, खाने वाली चीजों को क्या करेगी, तो ज्यादा दिन तक उसको खाया जा सकता है। ठीक है, तो आज का क्लास समाप्त हुआ। 25 क्वेश्चन क्योंकि समाप्त हो गया है, तो मैं मैथ भी ला रही हूँ कल से, तो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, और शेयर लाइक कीजिए। ठीक है, आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।